हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्लानिंग के बारे में हमने सब समझ लिया था। फुल चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी उसके अंदर कंसेप्ट थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लानिंग नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर सारी की सारी वीडियो मैंने उसके अंदर डाली हुई हैं। अगर वहाँ नहीं देख सकते तो ऊपर आई बटन पर आप देख सकते हैं। आई बटन पर भी मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है। ओके, सो स्टूडेंट, बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग का आज की क्लास में का टॉपिक रहेगा ओनली अबाउट मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है और इसकी प्रोसेस क्या होती है, साथ ही साथ इसके अंदर हम इसकी इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस कर लेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग जब हम करते हैं, मीन्स जब हम ग्रुपिंग करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, तो वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अभी मैंने बताया था ग्रुपिंग, एक वर्ड यूज़ किया था। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट सेट कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि क्या काम करना है, कौन करेगा, कैसे करेंगे और कब होगा वो काम। ठीक है, ये सब हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमने प्लान बना लिया और ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया, उसके ऊपर हम काम करेंगे। मीन्स जो हमने प्लान बनाया है, जो हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, उसके रिगार्डिंग हम ये भी तो देखेंगे ना कि कुछ एक्टिविटी करनी है, उसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, है ना। तो उन रिसोर्सेज को और उन एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करना कि हमें किस फील्ड के लिए क्या एक्टिविटी करनी है और उसके लिए कौन से रिसोर्स की नीड होगी, उसको सिस्टमेटिक वे में लगाना। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ओके, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखेंगे कि जब किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम कोई भी एक्टिविटी को पहचान लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं, रिसोर्सेज को पहचान लेते हैं, तो ये सारी की सारी ही हमारी ऑर्गेनाइजिंग होती है। ओके, मीनिंग देखो, वंस द ऑब्जेक्टिव एंड प्लान आर लेड डाउन, मैनेजमेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई एंड एस्टैब्लिश प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज। कि हम जब प्रोडक्ट तैयार करने जाते हैं तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रोडक्टिविटी, क्या देख रखा, बता रखा है यहाँ पर, प्रोडक्टिव हमें एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, और फिर जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं हम, तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटी करते हैं, है ना, उनके लिए कुछ रिसोर्सेज की नीड होती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान, ताकि जो हमने प्लानिंग की थी, जिस टाइप का हमारा ऑब्जेक्टिव था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, इन जनरल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर फॉर्म एंड मेकिंग द मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजिंग होता है वो हर एक चीज़ को ऑर्डर में अरेंज करना, किसमें, ऑर्डर में, और उसके लिए जितने भी एफिशिएंट रिसोर्स होते हैं उनको यूज में लेके आना, वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू अनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज। कि ऑर्गेनाइजिंग का मेन उद्देश्य यही होता है ताकि एक कॉमन उद्देश्य के ऊपर सभी पीपल्स, इंडिविजुअल्स मिलकर काम करें। वो ऑर्गेनाइजेशन ही तो डिसाइड करके चलती है ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, defining and delegating responsibilities and authorities, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives। कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि किसी भी काम को करने के लिए उस काम को आइडेंटिफाई करती है और उसके लिए ग्रुप तैयार करती है और डिफाइन करके चलती है कि उसके लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, अथॉरिटी किसकी होगी, एस्टैब्लिश करके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके चलेगी किन किन के बीच में, ताकि जो पीपल्स काम करने के योग्य हैं उनको इफेक्टिवली काम करवाया जाए और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग काम करवाया जाए। ठीक है, सो ये सब आता है मीनिंग के अंदर।
देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अभी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, जिसके अंदर हम किसी भी काम को आइडेंटिफाई करके चलते हैं। कि हमने ऑब्जेक्ट देखा था, उसके लिए पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम पीपल्स को वर्क को डिवाइड कर देंगे। ओके अब ये वर्क किस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा? स्पेशलिस्टिक जो स्पेशल पर्सन होते हैं उस फील्ड के अंदर उन्हीं को वो काम दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई भी बंदा सेलिंग के अंदर परफेक्ट है उसको परचेजिंग का काम दे दिया जाए ना। जो क्लैरिकल के लिए सही होगा उसको क्लैरिकल ही काम दिया जाएगा, जो परचेजिंग के लिए सही होगा उसको परचेजिंग का, जो सेलिंग के लिए सही होगा उसको सेलिंग का काम दिया जाएगा। इस तरीके से काम को डिवाइड किया जाए। देख लेते हैं इसके बारे में। द टोटल वर्क टू बी डन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब एज अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान। कि जो काम करने का हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक जॉब उस रिलेटेड पर्सन को दे दी जाती है। जॉब का मीन्स देख लेते हैं। कोई भी किससे रिलेटेड करके चलता है? कोई भी टास्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल। कोई भी काम जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है वो जॉब कहलाता है। इट शुड हैव स्पेसिफिक एंड डेफिनेट टास्क टू बी परफॉर्म। जो उसके लिए, क्योंकि ये जो टास्क होगा ये स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक काम को ही तो हम जॉब कहेंगे। उसके लिए जो स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं उसी को असाइन किया जाता है, और जो टास्क होता है वो डेफिनेट होता है। एज फार एज पॉसिबल इट शुड डिफाइन एक्सेप्टेड रिजल्ट अलोंग विद द जॉब। कि हमें क्या करना चाहिए? काम को लेके हमें एक्सेप्ट करके चलना चाहिए, जो हम उसको काम दिया वो उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट देगा। ओके सो नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ वर्क, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसी के अंदर। डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ एफर्ट एंड स्किल, प्लस में अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। भाई हम क्या करेंगे यहाँ पर? जो बंदा स्पेशल होगा उस स्किल के अंदर उस काम को करने के लिए उसको हम काम दे देंगे। और यहाँ पर अगर हमने उसको डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर अगर हमने अच्छे से स्पेशल पर्सन को, स्किल्ड पर्सन को उससे रिलेटेड काम दिया है तो वहाँ पर डुप्लीकेशन बहुत ही कम होगी, अवॉइड किया जाएगा। ओके देन नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर आइडेंटिफाइड। देखो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था, सारी की सारी मैनेजमेंट ये इंश्योर करके चलता है कि सारी की सारी एक्टिविटी उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, मान लो साइकिल प्रोडक्शन का, लेकिन हम वहाँ पर लोग एक्टिविटी करवा दें उनसे, उनको ट्रेनिंग देते रहे कि आपको किस तरीके से सेलिंग को, पहले भाई उसको बनाने की ट्रेनिंग दो, उनको किस तरीके से बनाना उनको। ओके तो इस तरीके से ही मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जिस टाइप की हम काम है हमारा उसी टाइप का उसको एक्टिविटी कर दें। नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब सेम टाइप के काम को सेम टाइप के ग्रुप में असाइन करना, डालना। इसके अंदर मीन्स क्या होता है कि जो हमारे पास रिलेटेड जॉब है उसके अंदर जो लार्ज यूनिट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इन स्मॉल ग्रुप्स। आप ये स्मॉल जो ग्रुप्स होंगे किसके अकॉर्डिंग होंगे? सिमिलर टू रिलेटेड जॉब, कि जो जॉब है उससे रिलेटेड ही। अब ये डिपार्टमेंट का मतलब क्या होगा कि सारा का सारा काम एक तरीके से एक जगह तो हो नहीं सकता कि सेलिंग भी एक ही पर्सन कर लेगा या परचेजिंग भी, फाइनेंस का काम भी, एक तरीके का हम बिजनेस यहाँ एक साथ कर लेंगे, नहीं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का ही बिजनेस कर पाती है। जैसे मान लो कोई भी टेक्सटाइल है, मीन्स जहाँ पर कपड़े वगैरह के होते हैं, या केमिकल होते हैं, या पावर डिविजन्स होते हैं, तो ये एक तरीके का काम ऐसा नहीं हो सकता कि केमिकली प्लस जो टेक्सटाइल होते हैं वो साथ मिलकर काम करेंगे, नहीं, वो अलग अलग फर्म के साथ काम करते हैं। ओके देख लेते हैं इसके बारे में। ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब इनटू लार्ज यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट। कि डिपार्टमेंट्स होते हैं जब हम लार्ज यूनिट को
स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जो सिमिलर जॉब होती है, जो रिलेटेड जॉब होती है उससे रिलेटेड। जैसे परचेज से रिलेटेड हम एक ही डिपार्टमेंट बना देंगे, परचेजिंग डिपार्टमेंट। ओके, डिवीजन एंड सेक्शन एंड प्लेसिंग दैम अंडर अ डिपार्टमेंट हेड। हम उन सब को ना डिवाइड कर देंगे, सारे काम को डिवाइड कर देंगे और उसके सेक्शन बना देंगे और हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक हेड बना दिया जाएगा और उन सब हेड डिपार्टमेंट्स के लिए भी एक स्पेसिफिक पर्सन मैनेजर होगा जो उनके काम को ऑब्जर्व करेगा। ओके, इट फैसिलिएट स्पेशलाइजेशन। क्या फैसिलिएट करके चलेगा? स्पेशलाइजेशन। द डिपार्टमेंट आर लिंक टुगेदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट। जो डिपार्टमेंट होंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़े भी होंगे और वो इंटरडिपेंडेंट भी होंगे। एम एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनाइटी ऑफ एक्शन। कि जो हम देखो, ये तो है नहीं कि जो परचेज और सेलिंग है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो होंगे, बट अब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना ज़रूरी है ताकि वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर सके, है ना। तो और यूनाइटी ऑफ एक्शन भी उनके बीच में होनी बहुत ही ज़रूरी है। डिपार्टमेंट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पर भी हम डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, लाइक मार्केटिंग, पर्सनल, फाइनेंस। और प्रोडक्ट के हिसाब से भी हम डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल के लिए अलग, केमिकल के लिए अलग, कॉस्मेटिक भी इसी के अंदर आ जाता है, पावर डिवीजन के लिए अलग हम डिपार्टमेंट बना देते हैं। ओके, टेरिटरीज की बात करें तो टेरिटरीज के अंदर आ जाते हैं, वेस्टर्न अलग होगा, नॉर्थर्न अलग होगा, सेंट्रल अलग होगा, ईस्टर्न अलग होगा, साउथर्न अलग होगा। क्योंकि देखो, एक ही तरीके की अगर हम बात करें तो साउथ वाले को नॉर्थ का पसंद नहीं आएगा, नॉर्थ वालों को साउथ का नहीं, वेस्ट वालों को ईस्टर्न वालों का पसंद नहीं आएगा। इस तरीके से उनके लिए अलग अलग से ही डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं ताकि वो कन्फ्यूज ना हो। ओके, सो डिपार्टमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। भाई हमने ग्रुप बना दिए, मीन्स डिपार्टमेंट्स तैयार कर दिए, काम को आइडेंटिफाई कर लिया, काम को डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम उनको उनकी ड्यूटी असाइन कर देते हैं कि भी उस बंदे को ये काम करना है, उस बंदे को इस जॉब पोजीशन पर उनको सेट करना है। ओके, डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली। पीपल्स के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको काम दे दिया जाता है, एलोकेट कर दी जाती है और उनको जॉब एलोकेट की जाती है। वंस डिपार्टमेंट आर फॉर्म्ड द डेप्ट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। जब एक बार हमने डिपार्टमेंट बना दिया तो उसके बाद उनका चार्ज किसी भी इंडिविजुअल को सौंप दिया जाता है और उसके अंडर जितने भी पीपल्स आते हैं वो उसी के अंडर काम करेंगे। जॉब आर असाइन टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सुटेटेड टू परफॉर्म्ड इट। भाई जॉब उस देखा जाता है कि क्या इंडिविजुअल है जो काम करने के लिए, जो एम्प्लॉय है, क्या उस काम के लिए वो सूटेबल है। जिस काम के लिए वो सूटेबल होगा उसको वही जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ओके, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ऑफ पीपल शुड बी मैच्ड विद ड्यूटीज। कि जो उस बंदे का जॉब है उससे रिलेटेड हम देखें क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसका उस काम के प्रति एक्सपीरियंस है। मान लो कि अगर फाइनेंस के रिलेटेड देखना है तो क्या उस बंदे को फाइनेंस का काम आता है, ऑडिटिंग वगैरह देखने हैं तो क्या वो सीए है, उसकी सीए की क्वालिफिकेशन है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, क्या वो ऑडिटिंग करने के एबल है या नहीं है। तो उस बंदे को ड्यूटीज से उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंसेस, एबिलिटी और एप्टीट्यूड को मैच किया जाता है। एग्जाम्पल देखो इसके लिए, एक्टिविटी ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइंड टू पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस लाइक सीएस। कि कोई भी फाइनेंसिंग का काम उसी बंदे को सौंपा जाएगा जिसकी क्वालिफिकेशन फाइनेंस की हो या फिर उसको उस काम का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, इस तरीके से ड्यूटीज असाइन की जाती है। देन आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। भाई हमने काम भी दे दिया, जिस टाइप का, जिस काम के लिए कोई भी पर्सन या एम्प्लॉय एबल होता है उसको उस टाइम का काम असाइन कर दिया गया। यहाँ पर रिलेशनशिप रिपोर्ट एस्टैब्लिश की जाएगी, मीन्स गारंटी दी जाती है कि कोई भी कौन एम्प्लॉय उसके लिए अथॉरिटी होगी, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, कौन उसके लिए जवाबदेही होगा, आंसरेबल होगा। गारंटिंग रिक्वेस्ट अथॉरिटी टू अनेबल एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्ट्री। क्या रिक्वेस्ट,
क्या की जाती है, गारंटी दी जाती है कि ये बंदा, इस काम की अथॉरिटी इस बंदे को दी जाएगी, इस एम्प्लॉय को दी जाएगी, क्योंकि वो किस टाइम पर देखा जाता है कि वो अपने काम को किस सेटिस्फैक्ट्री के साथ परफॉर्म करता है, पूरा करता है। हम ऐसे तो किसी को काम नहीं दे सकते, कोई भी नया एम्प्लॉय आया है तो उसको हम अथॉरिटी नहीं देंगे, है ना, अथॉरिटी नहीं देंगे, क्योंकि हमें उसके ऊपर अभी फेथ नहीं है। पहले देखें क्या उसका जॉब है जो वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। ओके, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन created so that everybody know from whom he is take order and to whom he can issue order। भाई यहाँ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होगा वो अलग अलग पीपल को दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू जॉब पोजीशन। मीन्स यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कौन सा बंदा ऑर्डर लेने के लिए सही है और कौन सा ऑर्डर इशू करने के लिए सही है, कौन सा एम्प्लॉय ऑर्डर देगा और कौन सा उस ऑर्डर को फॉलो करेगा। कैरियर्स मैनेजमेंट हायरार्की, अ चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द टॉप मैनेजर्स टू द इंडिविजुअल एट द लोवेस्ट लेवल। एक चैन बना दी जाती है किस चीज़ की, कमांड की, कहाँ से, फ्रॉम द टॉपर मैनेजर टू द इंडिविजुअल एट द लोवेस्ट लेवल, कि जो ये मैनेजमेंट हायरार्की है ना, इसके अंदर यही देखना है कि टॉप मैनेजर्स जो होते हैं वो लोअर लेवल को किस तरीके से, मीन्स जो टॉप मैनेजर होंगे वो मिडिल लेवल को अथॉरिटी देंगे और मिडिल लेवल अथॉरिटी देंगे लोअर लेवल को, इस तरीके से हायरार्की चलती है। दिस हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन बनाने में, ताकि जो टॉप लेवल है और लोअर लेवल है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके। ओके, सो ये थी स्टेप्स इन्वॉल्व किसकी प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देन हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले इसकी एक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ग्रुप तैयार कर देते हैं, डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, जिसको हर एक इंडिविजुअल को वही काम प्रोवाइड किया जाएगा जिस काम का उसको एक्सपीरियंस होगा, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, उसके अंदर एबिलिटी होगी। तो यही बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कि स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इट इज असाइंड अ पार्ट एंड रिपीटेटिव परफॉर्मेंस लीड टू द स्पेशलाइजेशन। बार बार जो काम हमने, पहले तो हमने पूरे काम को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर दिया, छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड करने के बाद फिर हम उसको स्पेशलाइज्ड पर इंडिविजुअल को काम सौंपते हैं, तो वो रिपीट करता है अपने काम को, इस वजह से वो परफेक्ट बन जाता है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, वो प्रैक्टिस करता रहता है, उसको रिपीट करता रहता है काम को। Thus organizing promote specialization which in turn lead to efficient and speedy performance to task। भाई जब ऑर्गेनाइजिंग क्या प्रमोट करके चलते हैं, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो बंदा बार बार उस काम को करेगा तो उसके अंदर एफिशिएंट तो होगा ही और उसका काम करने की स्पीड भी इंक्रीज होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंस आ जाती है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। भाई जिस बंदे को हमने जॉब अपॉइंट किया गया, उसको असाइन किया गया, उस बंदे को, उसको पता होता है कि उसका काम क्या है, उसकी अथॉरिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम के प्रति वो क्लियर अप करके चलता है कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उसकी अथॉरिटीज़ है ना। सो जो ऑर्गेनाइजिंग होता है वो हेल्प करता है क्रिएटिंग वेल डिफाइंड जॉब एंड ऑल्सो क्लियरिफाइंग द लिमिट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब। द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्लियर डिफाइन इन ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजिंग होता है उसके अंदर सुपीरियर कौन होता है, मीन्स काम देने वाला कौन होता है और सबॉर्डिनेट काम करने वाला कौन होता है, ये वेल डिफाइन होता है। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट आती है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर हम जॉब का डिस्क्रिप्शन, मीन्स किस टाइप की जॉब है और उससे रिलेटेड ड्यूटीज़ क्या होती है जो हम जब एम्प्लॉय को असाइन करते हैं तो उस टाइम पर, तो इसीलिए कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंफ्यूज नहीं होते कि उनको क्या काम करना है और ना ही वो काम को बार बार एक ही तरीके का काम करते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं और उनको क्लियरिटी होती है कि क्या काम करना है ना।
So effective administration, it provide a clear description of job and related duty, which help to avoid confusion and duplication. Clarity in working relationship enable proper execution of work, which result in effective एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम अच्छे तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करके चलते हैं. ओके. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब, अवॉइड ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. अगर हमने अच्छे तरीके से काम असाइन किया गया है उससे रिलेटेड पर्सन को, एबल पर्सन को, तो वो डुप्लीकेट और ओवरलैपिंग नहीं करता, ना ही उस काम को बार बार करता है, ना ही वो ज़्यादा कोई गड़बड़ करता है, मीन्स वेस्टेज करता है. दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट. इसी वजह से ये ज़्यादा ना तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होने देता है, ना ही ज़्यादा वो एफर्ट लगाता है. नेक्स्ट आता है अडॉप्शन ऑफ चेंजेज. अगर जो ऑर्गेनाइजिंग हमें क्या करके चलते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं एक लार्ज यूनिट को. मीन्स यहाँ पर अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी चेंज आता है, क्योंकि वर्कलोड तो एक पर्सन के ऊपर होता नहीं, तो वो चेंजेस को देखता रहेगा, कंपटीशन को चेक करता रहेगा. उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जितने भी चेंज होंगे उनको वो अडॉप्ट कर पाएगा. मीन्स क्या टेक्नोलॉजी आई है नई, किस तरीके के नए प्रोडक्ट आए हैं हमारे कॉम्पिटिटर के पास, नए रिसोर्सेज क्या क्या उनके पास, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, ये सब. ओके. अ प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल विच फैसिलिटेट एडजस्टमेंट टू चेंजेस इन वर्कलोड caused by the change in the external environment related to the technology, product, resources and market. Okay. Next importance देखो, development of personnel. Sound organization encourages initiative and the relative thinking on part of employee. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डेवलप करना. भाई ऑर्गेनाइजिंग क्या स्पेशलाइजेशन लेके आता है. स्पेशलाइजेशन क्या कहता है कि वो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए इनकरेज करता है, उनकी थिंकिंग को बढ़ाता है. व्हेन मैनेजर डेलीगेट देयर अथॉरिटी, जब कोई भी मैनेजर किसी भी एम्प्लॉय को अथॉरिटी देता है, इट रिड्यूस देयर वर्कलोड सो दे कैन फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड इनोवेशन. तो मैनेजर्स ने अपनी जो अथॉरिटी थी वो किसी अदर एम्प्लॉय को दे दी, तो अब उसके ऊपर का वर्कलोड तो नहीं है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इशू होंगे मैनेजर से रिलेटेड या ग्रोथ या इनोवेशन से रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनके ऊपर ध्यान दे पाएगा. दिस ऑल्सो डेवलप द सबॉर्डिनेट एबिलिटी एंड द हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल. देखो हमने अब जो एम्प्लॉय को अगर काम देंगे मैनेजर, तो वो खुश होंगे, भाई मेरे को तो मैनेजर ने काम दिया है, तो वो बहुत ही अपना अच्छा उसके अंदर देंगे, काम करने के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने की वो कोशिश करेंगे ताकि वो मैनेजर्स की नज़रों में आ सके. 7th आ जाएगा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. भाई हमने अच्छे से एम्प्लॉयज़ को खुश कर दिया, उनको थोड़ा सा इतना उनके ऊपर वर्कलोड हमने कम कर दिया, ना ही हमने टॉप लेवल के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड छोड़ा, ना हमने लोअर लेवल के ऊपर. तो इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ होगा और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से वो एक्सपेंड हो जाएगा, ताकि हम ज़्यादा जॉब पोजीशंस को और डिपार्टमेंट्स को और प्रोडक्ट लाइन को, जिसके अंदर क्या होगा, हम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हम ऐड कर पाएंगे. न्यू जियोग्राफिकल टेरिटरीज, हम एक्स्ट्रा अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे ज़्यादा लोगों तक. ओके. सो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी. प्रोसेस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऑर्गेनाइजिंग की, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है. ओके. सो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. होप आपको अच्छे से समझ आ गया. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक. आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे. क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।